पैरा जंबल सेंटेंसेस हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और अक्सर मैं जब मैसेजेस में पूछता हूँ कि बच्चों क्या प्रॉब्लम है, तो पैरा जंबल सेंटेंसेस को लेके सबसे ज़्यादा कमेंट्स आते हैं कि एक बार और करा दिए जाएं, S1 S6 वाले क्वेश्चंस हमें प्रॉब्लम है। देखो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ है। बच्चे मुझसे पूछते हैं कैसे सॉल्व करें, मैंने कुछ क्लासेस भी दी हैं। आज भी मैं एक और तरीके से बता रहा हूँ पैरा जंबल सेंटेंसेस को कैसे सॉल्व करना चाहिए। पैरा जंबल सेंटेंसेस के लिए सच माने बाहर से कुछ पढ़ के जाना नहीं होता है, आपके थोड़े रीडिंग स्किल्स अच्छे होने चाहिए, आपको नाउन प्रोनाउन की समझ होनी चाहिए, आप सेंटेंसेस को आसानी से ब्रेक कर सकते हैं। तो आज के सेशन में हम पैरा जंबल सेंटेंसेस के कुछ ट्रिक्स और समझेंगे कि कैसे और तरीके से देखा जा सकता है, क्योंकि सारा चीज़ पैरा जंबल सेंटेंस को देखने का नज़रिया है, उसी पर डिपेंड करता है। और ये सोचो कि आपको एग्ज़ाम निकालना है तो कभी ये तो है नहीं कि 100% जाना है, ठीक है, कि 10 आउट ऑफ 10 करना है, लेकिन मुझे एक ऐसा आंसर चाहिए कि मैं 8-9 क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, 7-8 क्वेश्चन सही कर पा रहा हूँ, तो आई एम सेटिस्फाइड। और वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको हर चीज़ में हासिल नहीं करना है, आपको एक सेफ साइड जाके क्वेश्चंस को ब्रेक कर देना है। तो चलिए करते हैं शुरुआत आपके पैरा जंबल सेंटेंसेस की। वेलकम टू डिजिटल वेंचर्स, इंडियाज फर्स्ट पर्सनलाइज्ड ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म फॉर सेल्फ लर्नर्स। तो पैरा जंबल सेंटेंसेस जो होते हैं ये सारे एग्जाम्स में हैं। अच्छी बात यह है कि पूछे जाते हैं तो इसका मतलब कुछ वैल्यू होती होगी, क्योंकि आपके रीडिंग स्किल्स को इंप्रूव करने में मदद करते हैं। और सही बात यह कि आपकी रीडिंग को ही एनालाइज करते हैं कि आप कितना अच्छा पढ़ लेते हैं। ठीक, चलो कैसे शुरू करते हैं, आ जाओ बताता हूँ। जब हम पैरा जंबल सेंटेंसेस की बात करते हैं तो देखिए कुछ ऐसे एक पैरा जंबल सेंटेंस होता है। मतलब पैरा जंबल का मतलब क्या होता है, अगर हम सही समझे तो पैरा जंबल का मतलब होता है एक ही पैराग्राफ है और वो पैराग्राफ आपको मैंने अलग अलग सेंटेंसेस में ब्रेक कर दिया। मोटा मोटी मैं बात करूं, S1, S2, S3, S4, S5, S6, ये 6 सेंटेंस है, ठीक है। ये पूरा एक पैराग्राफ मैंने सीक्वेंस में लिख दिया। अब मैंने आपसे कहा कि ये जो सेंटेंस है ये फिक्स्ड है, मतलब ये हमेशा पहला सेंटेंस होगा और ये हमेशा लास्ट सेंटेंस होगा। ये दोनों को मैंने कर दिया फिक्स्ड। अब ये जो बीच में आपके 4 सेंटेंस बचे जिन्हें हमने कह दिया P, Q, R, S, इनको हमने क्या कर दिया, डिसऑर्डर कर दिया, ठीक है, जंबल्ड कर दिया। अब आपको बस करना क्या है, आपको ये बताना है कि इनका सही ऑर्डर क्या होगा, यानी कि S1 के बाद में कौन सा आएगा और S6 से पहले कौन सा आएगा, ठीक है। यहाँ 3 ट्रिक लगती हैं, ध्यान से सुनना, 3 ट्रिक लगती हैं। ये सब इंट्रोडक्शन, प्रॉब्लम, क्लाइमेक्स, सॉल्यूशन, कंक्लूजन पर बात करेंगे। यहाँ 3 ट्रिक्स लगती हैं। पहली जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट ट्रिक होती है कि मुझे ये पता चल जाए कि S1 का नेक्स्ट सेंटेंस क्या होगा, ठीक है। दूसरी ट्रिक ये लगती है कि मुझे ये पता चल जाए कि जो हमारा S6 है इसके पहले कौन सा सेंटेंस होगा। और तीसरी ट्रिक ये होती है कि मैं कोई एक पेयर ब्रेक कर लूँ कि कौन सा पेयर होगा। कहने का मतलब ये कि सारी की सारी जो ट्रिक्स हम बताते हैं ये सब एक ही हैं। टाइम कंज्यूम नहीं करना होता है कि पहले वाला देखेंगे फिर आखिरी वाला देखेंगे फिर पेयर ढूंढेंगे, नहीं। ये जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो बड़ी आसानी से आप ब्रेक कर लेते हो, ठीक है। 3 ट्रिक से हम चीज़ों को ब्रेक कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड ये आता है आपका थर्ड वन कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर हम इसके आगे जाएं कि आगे क्या हो सकता है, तो पॉसिबिलिटीज़ ये रह जाती हैं कि कभी कभी हम एलिमिनेशन भी अपना लेते हैं कि भाई इसके बाद ये सेंटेंस आ ही नहीं सकता है, तो जिनमें ये पेयरिंग होगी उसको हम एलिमिनेट कर देंगे। और भी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, 4 ऑप्शंस हैं, तो मैं ये बता सकता हूँ कि चारों ऑप्शंस का जो फर्स्ट वो शुरू किससे होते हैं, मानो P से शुरू होते हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि 2 P वाले हैं तो इसका मतलब सेंटेंस या तो P से शुरू होगा, Q से शुरू होगा। एक या तो हम क्या कह सकते हैं कि जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है वो क्या है, और एक हम बता सकते हैं कि लास्ट वाला क्या है, हम ये भी निकाल सकते हैं, ठीक है, ये कर सकते हैं। तो तरीके बहुत सारे हैं, मतलब निकालना नहीं है, देखना है कैसे। फिर समझाता हूँ, कुछ बच्चों को लगा क्या बता दिया, PQRS लिखा गया और QPRS लिखा गया, ठीक है। फिर हमने कहा कि नेक्स्ट है QRPS लिख देते हैं, और फिर हम कह पा रहे हैं आपसे PSRQ लिख देते हैं, ठीक। अगर आप यहाँ देखें तो आप कह सकते हो कि जो सेंटेंस है लास्ट वाला या तो S वाला होगा या फिर Q वाला होगा। आप कह सकते हैं कि सेंटेंस जो स्टार्ट होगा वो P वाला होगा, Q वाला होगा। मतलब आपको सब कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, और एग्ज़ाम में ना उतना समय नहीं होता है कि वी आर डूइंग 100%। बस हम ये देखते हैं अच्छा ये अच्छा है, यहाँ एक लिंक भी मुझे दिखाई दे रहा है, ये आंसर होगा। बात समझ गए,
कोई इतना डिटेल में नहीं जाता है कि एक एक सेंटेंस बैठ के आप वहाँ मिला रहे हो, आप बस कितनी डिटेलिंग करते हो कि यहाँ से शुरू हो रहा है, इन दोनों में एक मुझे पेयर दिखाई दे रहा है कि आर के बाद एस होगा जो यहाँ है, तो बस मैंने ब्रेक कर दिया कि बात खत्म हो गई, क्यू से शुरू हो रहा है, आर के बाद एस होगा, ब्रेक हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से पहले आप समझो, ठीक है। होता क्या है इसमें, सबसे पहली बात है इंट्रोडक्शन होता है, फर्स्ट सेंटेंस दिया गया, इंट्रोडक्शन हो गई होगा, फिर हम अक्सर देखते हैं कि प्रॉब्लम्स लिखी जाती हैं, उसके बाद क्लाइमैक्स आता है, हम सोल्यूशन वाले सेंटेंसेस को बाद में रखते हैं और कंक्लूजन को सबसे बाद में लेके चले जाते हैं। ये उसको देखने का एक नज़रिया है कि कैसे मैं पैराजंबल सेंटेंसेस को जब पढ़ता हूँ तो देखूँ तो जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स है वो पहले आना चाहिए, सोल्यूशन हमेशा बाद की तरफ जाना चाहिए। तो एक देखने का तरीका हो गया कि मैं से कैसे कंक्लूजन की तरफ चला जाता हूँ। अब इसमें छोटे छोटे ट्रिक्स और लग जाती हैं, वो क्या लगती हैं वो भी हम समझते हैं। देखो ये रूल्स टू रिमेंबर है। सबसे पहले आप कभी भी कोई प्रोनाउन देख रहे हो तो हमेशा देखो कि उस प्रोनाउन का कोई ना कोई नाउन पहले दिया गया होगा। यानी कि मान लेते हैं किसी एस सेंटेंस में एक प्रोनाउन दिया गया है और पी सेंटेंस में एक प्रोनाउन दिया गया है, तो हम चारों ऑप्शंस में ये कह सकते हैं कि पी के बाद में हमेशा एस होगा। अब वो हो सकता है कि पी के तुरंत बाद एस हो, पी के बीच में एक सेंटेंस डाल के तब वो एस हो, लेकिन हम ये तो कंफर्म कर सकते हैं ना कि नाउन के बाद ही हमेशा प्रोनाउन होगा, ठीक है। आज हम ऐसी और ट्रिक्स भी सीखेंगे। हम टाइम की बात करें तो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर होगा। यदि कोई सेंटेंस पास्ट की बात करें, टाइम लिखा हुआ है, मानो टाइम लिखा हुआ है कि 1850 की बात होगी, फिर लिखा 2000 की बात होगी, 2025, तो कोशिश करेंगे कि जो 1850 वाला सेंटेंस है वो हमेशा टॉप की तरफ जाएगा, पहले जाएगा, ठीक। तो नदी के जैसे बहने वाली बात है, पास्ट जो होगा वो पहले आएगा, प्रेजेंट अब आएगा, फ्यूचर इसके आगे, यानी कि नीचे की तरफ आएगा, कंक्लूजन की तरफ, ओके। एक्रोनिम एंड एब्रीवेशन शुड बी यूज्ड आफ्टर देयर फुल फॉर्म्स। अब मानो कहीं पे एमपी लिखा हुआ है, ठीक है, अब एक पूरे चारों सेंटेंसेस में पांचों में एक ही जगह एमपी लिखा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक जगह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लिखा और एक जगह एमपी लिखा है, तो मैं यहां एक बात कह सकता हूं कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के बाद एमपी आएगा, क्योंकि पहले फुल फॉर्म लिखी जाती है। न्यूज़पेपर की राइटिंग स्टाइल ये होती है कि पहली लाइन में फुल फॉर्म लिखी रहती है, उसके बाद हमेशा उसका एक्रोनिम यूज किया जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि कोई एक्रोनिम यदि है तो उसका जो नाउन होगा वो नाउन हमेशा पहले लिखा जाएगा, ठीक है। यूज ऑफ एडवर्ब्स, एडवर्ब के यूज होते हैं मैनर, प्लेस, टाइम एंड रीजन। पहले मैनर वाली एडवर्ब्स आती हैं, अभी किसी एक्शन के साथ मैनर जुड़ा हुआ है, प्लेस भी है, टाइम भी है, तो आप उसको ऐसे एक्नॉलेज कर सकते हो। केयरफुली चेक द यूज ऑफ प्रपोजिशंस, प्रपोजिशंस के बाद उनके ऑब्जेक्ट्स आते हैं, तो केयरफुली यू हैव टू चेक द यूजेस ऑफ प्रपोजिशंस की इफ देयर इज अ प्रपोजिशन एट द एंड ऑफ द सेंटेंस देन वी हैव टू फाइंड आउट कि इसके बाद कोई ना कोई नाउन होगा जो इसका ऑब्जेक्ट होगा, इट मे बी अ प्रोनाउन होगा जो इसका ऑब्जेक्ट होगा। केयरफुली चेक द यूज ऑफ कंजंक्शंस स्पेशली रिलेटिव प्रोनाउन। अब कंजंक्शंस कैसे होते हैं, मान लो एंड कंजंक्शन है तो आई कैन से कि बोथ द स्टेटमेंट शुड बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है। बट है तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा, ऑल्दो है तो कॉन्ट्राडिक्टरी होगा। तो ऐसे हम कुछ चीजें निकाल लेते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन सबसे ज्यादा फोकस्ड होता है, क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, हु लिख दिया तो हु के पहले हमें इसका एंटीसीडेंट चाहिए, तो वेयर इज द एंटीसीडेंट, विच लिख दिया तो उसका एंटीसीडेंट क्या होगा, तो बहुत अच्छा है। और लास्ट एंड द बेस्ट ट्रिक इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, नो वन कैन डिनाई। मतलब these are not the shortcuts that you have gone through the shortcuts now you will be able to solve, no you have to practice a lot। तो वही प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। मैं आपके साथ मिलकर शुरू कर रहा हूँ, वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस सम क्वेश्चंस, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आप भी प्रैक्टिस करना, यू विल बी एबल टू सॉल्व। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं, आ जाओ। क्वेश्चन सेंटेंस लिखा है S1 S6, हमें पता है PQRS हमें मिलाना है, ठीक है। देखो क्या कहा गया, व्हेन अ लाइट पैसेंजर प्लेन फ्लू ऑफ कोर्स सम टाइम अगो इट क्रैश्ड इन द माउंटेन्स एंड इट्स पायलट वाज किल्ड। अब ये पहला सेंटेंस है, यहाँ से तो शुरुआत हुई है। स्नो ले थिक ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे चारों तरफ स्नो था। इट वाज द मिडल ऑफ विंटर, ये सेंटेंस हो सकता है ना, विंटर का मिडल था। The woman knew that nearest village was miles away. The only passengers, a young woman and her 2 baby daughters, were unhurt. When it grew dark, she turned a suitcase into a bed and put the children inside it, covering them with all the clothes she could find. अब मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, आपने पढ़ लिया, अब हम ढूंढ रहे हैं कि सेंटेंसेस क्या होगा। देखो एक बड़ी अच्छी ट्रिक है, यहाँ समझेंगे। मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूं, ठीक है। या तो मैं लिखूं ही इज अ प्लेयर, वो प्लेयर है जिसे मैं जानता हूं, ठीक है। या एक तरीका और है मेरे पास लिखने का, मैं ये कह देता हूं द बॉय इज अ प्लेयर। आप मुझे बताइए यस एंड नो, क्या सब बात समझ आ रही है, ठीक है। ऐसे लिखा जा सकता है, एक तरीका होता है लिखने का।
आई नो अ बॉय, मैं एक लड़के को जानता हूँ, ही इज़ अ प्लेयर। आई नो अ बॉय, द बॉय इज़ अ प्लेयर। ठीक है, या तो आप अ बॉय ही इज़ अ प्लेयर कर दो या फिर द बॉय इज़ अ प्लेयर कर दो। इन बोथ सेंटेंसेज वी हैव द आइडिया, हमने प्रोनाउन लगाए या हमने द बॉय डिटर्मिनर लगा के हमने ये एड्रेस कर दिया कि एक लड़का जो पहले मैंशनड हुआ है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, बोथ वेज आर करेक्ट टू राइट द सेंटेंसेज। तो मैं कह रहा हूँ द वीमेन न्यू दैट नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अवे। औरत को पता था कि जो पास वाला गांव है वो बहुत दूर है। किस औरत को पता था? क्या वो S1 में है, क्या वो P में है, क्या वो Q में है, क्या वो S में है या S6 में? तो आप कहेंगे सर S में एक औरत का जिक्र हुआ है ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि इस S के बाद हमेशा R होगा, S के बाद हमेशा R होगा, ये कन्फर्म्ड है। क्या आप अग्री करते हैं? सब लोग ध्यान से सुनो। अगर अग्री करते हैं तो आपको एक पेयर मैंने बता दिया कि नाउन के बाद प्रोनाउन आता है, या हमने डिटर्मिनर से उसको एड्रेस किया है, तो आप समझ गए। अब आपने कहा एस के बाद आर जो है वो कंफर्म्ड बात है। ठीक है, अगर एस के बाद आर कंफर्म्ड है तो ढूंढना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ आर के बाद ऐसे, आंसर नहीं होगा। यहाँ भी आर के बाद ऐसे, यहाँ आर के बाद ऐसे, यहाँ एस के बाद आर है, लेकिन ये बहुत दूर दूर है ना, पर है तो सही भाई। ये तो कंफर्म्ड है ना कि नाउन के बाद ही उसका प्रोनाउन होगा। जो द वुमेन है वो तभी आ सकती है जब वुमेन मेंशन्ड हो। तो अगर आप कहते हो कि अब इसको मिला लो, तो होता है ना, मतलब अगर आपके पास एग्जाम में टाइम कम है तो यहाँ आंसर निकल गया। ठीक है, अगर टाइम है, यू हैव टाइम कि भाई चलो एक बार चेक कर लेते हैं, तो चेक करके देखो। हमने कहा था पैसेंजर अ पैसेंजर द ओनली पैसेंजर अ यंग वुमेन एंड अ 2 बेबी डॉटर्स वर अनहर्ट। ठीक है, क्यों कहता है? इट वॉज द मिडल ऑफ विंटर। पी है स्नो वॉज थिक ऑन द ग्राउंड। इसके बाद आर कहता है द वुमेन न्यू द नियरेस्ट विलेज वॉज माइल्स अवे व्हेन इट ग्रू डार्क। उसे पता था बहुत दूर है, तो इसलिए उसने क्या करा, ये सिचुएशन समझा दी कि जब पता चल गया कि यहाँ से हम भाग नहीं सकते, तो हमने सारे बच्चों को उसमें रखा, दोनों को, और मतलब सारे कपड़े जितने हो सकते हैं उनको कवर कर दिया। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा? थर्ड वाला होगा। आई होप क्लियर है। तो इसमें एक ट्रिक थी, उस ट्रिक से क्वेश्चन ब्रेक हो गया बड़ी आसानी से। तो ये एग्जाम के लिए है कि एग्जाम में आपने ट्रिक देखी, मार्क कर दिया। एग्जाम में आपको ट्रिक नहीं दिखाई दी, आपने आराम से ढूंढना शुरू करा क्या आंसर हो सकता है। नेक्स्ट आइए। द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये स्टोरी बेस्ड आ जाते हैं कभी कभी, बड़ी सीधी सीधी स्टोरी होती है, लेकिन एग्जाम में टाइम कम होने की वजह से हम गलत कर जाते हैं। ठीक है, बस इतना ही होता है। शी सर्व द डिशेज इन अ बीकर टू द फॉक्स। द फॉक्स कुड नॉट ईट इट बिकॉज द बीकर वॉज वेरी हाई। द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेज बिकॉज इट वॉज लॉन्ग बीक, मतलब इट्स लॉन्ग बीक की वजह से। द नेक्स्ट डे इट वॉज द टर्न ऑफ द क्रेन टू होस्ट द लंच फॉर द फॉक्स। ठीक है, तो अब मुझे समझ आ गया कि पहले क्रेन ने खाया होगा, ऐसे है ना, उसके बाद फॉक्स ने खाया होगा। तो कंफर्म्ड है क्यू के बाद पी आएगा, दोनों में लिखा हुआ है ना भाई। यहाँ क्या लिखा गया? द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेज बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक। The next day, it was the turn of the crane to host the lunch for the fox. She served the dishes in a beaker to the fox. Fox को यहाँ खाना दिया गया, क्यू के बाद पी होगा। देखो क्यू के पहले पी है, ठीक है, क्यू के बाद पी है, क्यू के पहले पी है। इसका मतलब क्यू के बाद पी है, ये आंसर है। मतलब हमें समझ आ गया कि आंसर जो होगा क्यू के बाद पी वाला होगा। अगर ऐसा मिलाया जाए तो आंसर या तो बी होगा या सी होगा। 50-50 हो गया ना एक ही सेंटेंस पे। अब मिला के देख लो। क्यू कहता है द क्रेन कुड नॉट ईट द डिशेज बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग बीक। इसमें कुछ अभी समझ नहीं आ रहा है ना कि शुरू का आर से देखो। द फॉक्स एंड द क्रेन रिमेन्ड फ्रेंड्स फॉर अ लॉन्ग टाइम बट द फॉक्स वॉन्टेड टू शो दैट शी वॉज क्लेवरर देन द क्रेन। यहां से बात समझ आ रही है। एस कहता है सो वन डे ही इन्वाइटेड द क्रेन फॉर डिनर एंड सर्व द डिशेज ऑन अ प्लेट। भाई प्लेट पे दे दी। अब वो क्या है, क्यों वो खा नहीं पाया? द क्रेन कुड नॉट ईट द dishes because of its long beak. The next day it was the turn of the crane to host the lunch for the fox. अब उसने क्या करा? She served the dishes in a beaker to the fox. The fox could not eat it because of the beaker was very high. ठीक है, आगे लिखा। तो मैंने क्या कहा? मैं ये कह रहा हूँ एग्जाम में जब बैठो तब क्या करोगे? क्या इतनी देर लगाओगे जितनी मैंने अभी लगाई है, या एक शॉर्टकट ढूंढ लोगे? शॉर्टकट क्या समझ आई कि मुझे Q और P के बीच में एक रिलेशन दिखाई देगा कि इसके बाद में यही आएगा और ये मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है। तो मैंने देखा Q से स्टार्ट हो नहीं सकता है, तो करेक्ट आंसर मेरा C वाला होगा। हो गया ब्रेक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ हम देखो दो चीज़ें देख रहे हैं कि एग्जाम में हम कैसे कर रहे हैं और हम डेली कैसे कर रहे हैं। ठीक है, एग्जाम के लिए थोड़ा सा टाइम बचाना पड़ेगा और कुछ नहीं है। नो वन कैन डिनाई दैट पीजेंट, पीजेंट मतलब होता है किसान, forms the backbone of the nation. Hence, it is the most useful member of the society. Hence मतलब इसलिए ये यूजफुल है सोसाइटी का जो है
ये मेंबर यूजफुल है, हैंस पी में कहा जा रहा है, ठीक है। क्या नो वन कैन डिनाई द पीजेंट फॉर्म्स द बैकबोन ऑफ द नेशन, हैंस ही इज, क्या इसके साथ ही आ रहा है, या ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री, वो पूरे देश के लिए, कंट्री के लिए ग्रो करता है फूड, इसका मतलब ये बात एकदम सही है। आर के बाद कहता है पी, पीजेंट के लिए ही भी आ गया, दूसरा ये भी तरीका है। और हम कहें ही ग्रोज फूड फॉर द होल कंट्री, वो पूरे कंट्री के लिए फूड उगाता है। अब आप कह रहे हो हैंस ही इज द मोस्ट यूजफुल मेंबर ऑफ द सोसाइटी, इसलिए वो सोसाइटी का बहुत यूजफुल मेंबर है। एक लिंक यहां समझ आए, ठीक। देखो, इट इज येट दिस फेलो इज एक्सप्लॉइटेड बाय द रिच, इसको रिच जो है वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अगर कोई आदमी हो रहा है उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है तो सेंटेंस क्या है, इट इज आवर ड्यूटी टू इंप्रूव हिज लॉट। आप किसी का लॉट, भाग्य कब सुधारेंगे, जब हमें यह पता चल जाए कि वो एक्सप्लॉइटेड है, परेशान है, टेंशन में, तो मैं कोशिश कर सकता हूं कि मैं उसका लॉट सुधार दूं, भाग्य सुधार दूं। तो अब मैं कह सकता हूं कि क्यू के बाद एस होगा। चलिए, एक लिंक तो समझ आया होगा। क्यू के बाद एस देखो यहां है, क्यू के पहले एस है, यह आंसर नहीं हो सकता। क्यू के पहले एस है, यह आंसर नहीं हो सकता। क्यू के पहले एस है, यह आंसर नहीं हो सकता। करेक्ट आंसर ए वाला होगा। बताओ, तरीका समझ आ रहा है? मैं यहां आपको ये कोशिश कर रहा हूं कराने की, जब आप एग्जाम में बैठें तो आपको बहुत मेहनत ना करनी पड़े, आपको एक लिंक समझ आ जाए तो आप क्वेश्चन का आंसर मार्क कर सकते हो। समझ गए? वहां से भी मार्क हो जाता है, और अगर आपके पास टाइम है अच्छा खासा तो आप उसको रीचेक कर सकते हो कि चलिए पूरा पढ़ के अब देख लेते हैं, क्योंकि जब आपको आंसर पता चल जाएगा तो फिर आप जब उसको पढ़ेंगे तो यू विल गेट द स्टोरी ऑल्सो। ठीक है, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट क्या कहता है, प्रिया वेंट टू द फर्स्ट काउंटर एट द पोस्ट ऑफिस एज शी नीडेड स्टैम्प्स फॉर 6 रुपीज। शी वॉज शोन द कॉर्नर वेयर गम बोटल वॉज कैप्ड। क्या गम बोतल की कहीं बात हुई पहले सेंटेंस में? कहीं का मतलब पहले सेंटेंस में, अभी गम बोतल की कोई बात ही नहीं हुई है। द वुमेन बिहाइंड द काउंटर सेड इट वॉज रजिस्ट्रेशन काउंटर एंड डायरेक्टेड हर टू द लास्ट काउंटर। शी वॉज लुकिंग फॉर गम टू अफिक्स द स्टैम्प्स ऑन द एनवेलप। यहां गम की बात हुई है। शी वॉज ऑन द कॉर्नर वेयर गम बोतल वॉज कैप्ड, यानी कि गम पूछा तो उसे पता चल गया। अब आप ये कह सकते हो कि जो आर वाला सेंटेंस होगा इसके बाद में पी आएगा। क्लियर है? आर वाले के बाद में पी आएगा। अब आप आर के बाद पी देखो कहाँ है, देखो आर के पहले पी है और आर के पहले पी है, यहां आर के बाद पी है, यहां भी आर के बाद पी, यानी कि आंसर इन दोनों में से होगा। अब आप ये कह रहे हो कि प्रिया वेंट टू द फर्स्ट काउंटर एट द पोस्ट ऑफिस एज शी नीडेड स्टैम्प्स फॉर 6 रुपीज। शी वॉज लुकिंग फॉर गम, तो क्या वो वहां जाके गम ढूंढेगी? समझ रहे हैं? क्या वो वहां जाके गम ढूंढेगी? आपने कहा नहीं सर, जाते थोड़ी होगा कि हम तो पोस्ट ऑफिस गए थे गम ढूंढने के लिए, नहीं, कुछ और काम रहा होगा, वहां स्टैम्प्स की भी बात हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि मैं इसको हटा सकता हूं और करेक्ट आंसर मेरा क्यू वाला मैं मार्क कर सकता हूं। यह हुआ शॉर्टकट कि एग्जाम में मैंने आइडिया लगा लिया, ऐसे नहीं होगा, ऐसे होगा। ठीक है, अब बात आती है कि मुझे रीचेक करना, कर लो। प्रिया वेंट टू द फर्स्ट काउंटर एट द पोस्ट ऑफिस एज शी नीडेड स्टैम्प्स फॉर 6 रुपीज। ठीक है, आगे कहा गया द वुमेन बिहाइंड द काउंटर सेड इट वाज रजिस्ट्रेशन काउंटर डायरेक्टेड हर टू द लास्ट काउंटर, कि लास्ट वाले काउंटर पे चली जाओ। एस कहता है शी थैंक्ड द लेडी, कौन सी लेडी? जो बिहाइंड द काउंटर थी। देखो यहां भी द लेडी आ रहा है ना, तो विद दिस द लेडी यू कैन गेट द आंसर कि कहीं ना कहीं लेडी का डिस्कशन हुआ होगा, तो ये डिस्कशन हुआ इस वाले में। ठीक है, यहां से आंसर मिला। तो शी थैंक्ड द लेडी एंड केम टू द काउंटर ऑन द लेफ्ट एक्सट्रीम एंड गॉट द स्टैम्प्स। अब स्टैम्प्स मिल गए। आर में शी वॉज लुकिंग फॉर गम, जिसके बारे में पी में बताया गया था, तो करेक्ट आंसर आपका डी वाला होगा, QSRP। ठीक है, क्लियर है बच्चों? समझ आया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो यहां देखो, जब एग्जाम में हो ना तब इतनी मेहनत नहीं करनी है, एग्जाम में सिर्फ आइडिया ब्रेक करना है। जब क्लास में बैठे हो, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो, देन यू हैव टू रीचेक योरसेल्फ। एग्जाम के लिए बस इतना तैयार करके जाओ कि अरे ये मिल गया, आइडिया खत्म हो गया। ठीक है, ये इट इज वेरी मिसलीडिंग टू से दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक पीपल, however they make it possible for people to bottle thoughts। मतलब however they make it possible for people to bottle thought। they have no more a mind of their own than a lone mover। lone mover से ज़्यादा बिल्कुल माइंड नहीं होता है। they cannot you work out how to do a particular job, write a program and then the computer applies your thinking to that job as long as you like। in this sense computers are half alive because they perpetuate थिंकिंग ऑफ देयर क्रिएटर। वो क्या करते हैं? परपेचुएट करते हैं आपकी थिंकिंग को, आपके ही प्रोसेस को चला के दिखा देते हैं। चलिए बात करते हैं कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, समझो। अब आप इसमें देखो, हमने देखा आर से शुरू है, एस से शुरू है, पी से शुरू है, क्यू से शुरू है।
यानी कि यदि हमें एक कंफर्म्ड हो जाए PQRS में कि यही सेंटेंस शुरुआत करेगा तो हम आंसर को ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं लास्ट में देखूँ तो PQRS दिया, यानी कि बड़ा अच्छे से क्वेश्चन बनाया गया, ना शुरुआत क्लियर है और ना लास्ट क्लियर है, ठीक है। आइए, तो इट वॉज मिसलीडिंग टू से दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक पीपल, ये बड़ा मिसलीडिंग होगा कहना कि लोगों की तरह कंप्यूटर सोच सकते हैं। हाउ एवर दे विल मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू बोटल नेक, भाई किस चीज़ को पॉसिबल बनाते हैं, दे मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू बोटल थॉट, ये तो नहीं पता किसको पॉसिबल बनाते हैं। दे हैव नो मोर अ माइंड ऑफ देयर ओन देन अ लोन मूवर, इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। पहला सेंटेंस कहता है कि वो इंसानों के जैसे सोच सकते हैं, लेकिन इसका कोई क्लैरिफिकेशन किसी सेंटेंस में नहीं है। लेकिन एक जगह है, दे कैन नॉट, वो नहीं सोच सकते। इट इज़ वेरी मिसलीडिंग टू से दैट कंप्यूटर्स कैन थिंक लाइक पीपल, हम कह सकते हैं कि लोगों की तरह सोचते हैं, बट दे कांट, वो नहीं सोच सकते, दे कैन नॉट। आगे समझ, आर से शुरू होगा, एक ही बार में स्टेटमेंट ब्रेक, आंसर ब्रेक हो गया। मिला के देखो, दे कैन नॉट, वो नहीं सोच सकते, क्या नहीं सोच सकते और कितना सोच सकते हैं, एक्सप्लेनेशन, दे हैव नो मोर अ माइंड ऑफ देयर ओन देन अ लॉन मूवर, लॉन मूवर से ज़्यादा तो उनके पास दिमाग ही नहीं है। हाउ एवर, यद्यपि, दे मेक इट पॉसिबल फॉर पीपल टू बोटल थॉट्स, वो ऐसा कर सकते हैं लोगों के लिए कि थॉट्स को प्रोसेस कर दें। यू वर्क आउट हाउ टू डू अ पर्टिकुलर जॉब, तुम करते हो, उसे बताते हो कि कैसे करनी है, राइट अ प्रोग्राम लिखते हो, एंड देन द कंप्यूटर्स अप्लाई योर थिंकिंग टू दैट जॉब एज लॉन्ग एज यू लाइक, ठीक है। इन दिस सेंस कंप्यूटर्स, इस तरीके से तुम कह सकते हो कि ये हाफ अलाइव है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारे बताए हुए प्रोग्राम को जब तक तुम चाहो तब तक चला सकते हैं। तो आधे अलाइव है, जीवित तुमने कर दिया लेकिन प्रोसेस वो कर रहे हैं, तो वो हाफ अलाइव्ड है। तो आप ऐसे इस क्वेश्चन को ब्रेक कर सकते थे। एक पहला आंसर बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर था कि जो लिखा गया उसके बारे में बताया गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इंडियाज यूनिकनेस लाइज इन इट्स यूनिटी इन डायवर्सिटी, so the problems of India should not be viewed in isolation. Because of this factor, there are problems here and there at times. India is a multi-religious, multicultural and multilingual country. But even small countries with monolithic society have more problems, ठीक है। monolithic society सेम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ भी ज़्यादा प्रॉब्लम है। एंड इंडिया इज़ poised फॉर सक्सेस इन ऑल फील्ड्स, ठीक है। अब मैं यहाँ आपसे एक चीज़ बताऊँगा, उसे समझना बस, और कुछ नहीं करना है। बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, मुझे आप ये सोच के ध्यान से बताओ क्या दिस फैक्टर, मतलब कौन से फैक्टर की यहाँ बात हुई है, आप अपने आप समझ जाओगे कि आंसर बहुत क्लियर है इसका। करिए भी, हम बात करें दिस फैक्टर की, दिस फैक्टर समझो। देखो अब इसमें पता क्या होगी, जल्दबाजी में आप सोचोगे कि इंडिया इज अ मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल कंट्री एंड बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, तो आपको लग रहा होगा आर के बाद में क्यू आएगा, ठीक है। ये सबका है और आर के बाद क्यू आएगा, तो आंसर हमें दिखाई दे रहा है या तो ये होगा या फिर ये होगा, ठीक है, और या फिर ये होगा। इतने सारे निकल गए, ठीक। लेकिन ये बात सोच के देखो, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, इस फैक्टर की वजह से, दिस के बाद जो फैक्टर लिखा गया वो सिंगुलर नाउन है ना। अगर सिंगुलर नाउन है तो मल्टी रिलीजियस तो एक फैक्टर है, मल्टी कल्चरल दूसरा फैक्टर है, मल्टी लिंगुअल कंट्री ये अलग फैक्टर है। तो यानी कि बहुत सारी चीज़ें अलग अलग हैं। एक और बात है, सो द प्रॉब्लम्स ऑफ इंडिया शुड नॉट बी व्यूड इन, प्रॉब्लम्स प्लूरल है, तो इंडियाज यूनिकनेस लाइज इट्स यूनिवर्सिटी इन डाइवर्सिटी, ये जो S1 में लिखा गया है इसी को कहा गया है कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर, इस फैक्टर की वजह से, किसकी, यूनिटी इन डाइवर्सिटी की वजह से, यही फैक्टर है। तो आपने कहा कि बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दे आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर एट टाइम्स। आप देख रहे हो कि इन्होंने ज्यादा जगह क्या दिया है कि आर क्यू, क्योंकि बच्चा आर क्यू में ही कंफ्यूज हो रहा होगा। तो बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दे आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर एट टाइम्स, तो आपने बस दिस देखना, दिस सिंगुलर के लिए आता है तो सिंगुलर कभी हो नहीं सकता, ठीक है। क्यों एस के बाद, बट इवन स्मॉल कंट्रीज, मतलब बिकॉज ऑफ दिस प्रॉब्लम इंडिया शुड नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन, मतलब इंडिया को भी ऐसे देखा, बिकॉज ऑफ दिस फैक्टर दे आर प्रॉब्लम्स हियर एंड देयर एट टाइम्स, ठीक है। बट इवन स्मॉल कंपनीज, मतलब हर जगह देखो, चाहे छोटे देश भी हैं, विद मोनोलिथिक सोसाइटी हैव मोर प्रॉब्लम्स, उनकी अपनी समस्याएं हैं। सो द प्रॉब्लम ऑफ इंडिया शुड नॉट बी व्यूड इन आइसोलेशन, तो इंडिया की प्रॉब्लम को भी आप आइसोलेशन में मत देखो। इंडिया इज ए मल्टी रिलीजियस, मल्टी कल्चरल, मल्टी लिंगुअल कंट्री है, बट एंड इंडिया इज पॉइज्ड फॉर सक्सेस इन ऑल फील्ड्स, और फिर भी क्या, इंडिया पॉइज्ड है सक्सेस के लिए सारे फील्ड्स में। तो करेक्ट आंसर आपका कौन सा होगा, बी वाला होगा। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए भाई, अब इसको समझो, हम क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वन बॉटनी प्रोफेसर ऑलवेज ट्राई टू कन्विंस हिज स्टूडेंट्स दैट हिज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इज सुपीरियर टू ऑल द अदर्स।
His most persuasive argument, however, came during a laboratory session. And they don't eat very much. Examining the cell of a pear, the professor cut a slice for the microscopic slide and took a bite of the rest of the specimen. Plants, he noted, never run away or bite. You won't be doing that in zoology lab. ठीक है, as he said. अब मैं यहाँ बताऊंगा प्रॉब्लम कहाँ है. प्रॉब्लम ये है, इसमें पी से एक शुरुआत हुई और हमें क्या लग रहा है कि ट्राई टू कन्विंस हिज स्टूडेंट्स, और हमें लगा कि उसका एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है. हिज मोस्ट परसुएसिव आर्ग्यूमेंट हाउ एवर केम ड्यूरिंग अ लेबोरेटरी सेशन. ठीक है, मैं एक बात आपसे यहाँ समझूंगा, ध्यान से बताऊंगा. यू वॉन्ट बी डूइंग दैट इन जूलॉजी लैब. ऐसा उसने क्या कहा जो तुम जूलॉजी लैब में नहीं कर सकते? क्या नहीं कर सकते आप? वहाँ प्रैक्टिकल नहीं कर सकते? कर सकते हो. वहाँ एक काम नहीं कर सकते. देखो, एग्जामिनिंग द सेल ऑफ पियर, the professor cut a slice for the microscopic slide and took a bite of the rest of the specimen. समझे? जब आपने कभी प्रैक्टिकल किए हैं बॉटनी के, तो गाजर होती थी और कैरेट है या फिर रेडिश होती थी या फिर उसमें कुछ और ऐसी चीज़ें होती थी, उनके अंदर हम छोटा सा पीस डालते थे उसका सेल का देखने के लिए. तो जो गाजर आती थी प्रैक्टिकल के लिए वो सब खा ली जाती थी. ठीक है, याद आ गया होगा, कुछ को बॉटनी रही होगी. तो बस वही चीज़ उसने करके दिखाई है. यू वॉन्ट बी डूइंग दैट इन जूलॉजी लैब. तुम ऐसा जूलॉजी लैब में बिल्कुल नहीं कर सकते. बात बिल्कुल सही है उसकी. अगर नहीं कर सकते तो आर वाला जो स्टेटमेंट है वो लास्ट होना चाहिए, और आर वाला स्टेटमेंट एक ही जगह लास्ट है, वो यहाँ लिखा गया है. अब आप खूब बढ़िया से मिला लो, आपको समझ आ जाएगा यही है. वरना आप पी वाले को ही फोकस करते कि उसने कहा कि बायोलॉजी सुपीरियर टू ऑल द अदर्स, और उसने इस बात का एक एग्जाम्पल दिया. ठीक है, अगर आप पी वाले से मिलाओगे तो क्यू लास्ट होगा, और क्यू अगर लास्ट होगा तो कह रहा है एंड दे डोंट ईट वेरी मच, वो बहुत ज़्यादा नहीं खाते. यू वॉन्ट बी डूइंग दैट, और तुम ऐसा नहीं कर रहोगे. हो गया ना गड़बड़? अब मिला के देखते हैं आराम से. मैंने क्या कहा है कि अभी हम बैठे हैं प्रैक्टिस सेशंस में, मिला के देखेंगे. एग्जाम में हम सिर्फ ये देखेंगे, लिंक मिल गया, आंसर हो गया, बात खत्म. ठीक है, हमने देखा है यहाँ पे, हम कह रहे हैं कि उसने कहा अदर्स प्लांट्स ही नोटेड नेवर रन अवे और बाइट. उसने नोट किया, ही नोटेड कि नेवर रन अवे और बाइट, ना तो काटते हैं ना ही बच्चे भाग सकते हैं. ठीक है, इसके बाद क्यों कहता है एंड दे डोंट ईट वेरी मच, और वो बहुत ज़्यादा खाते भी नहीं है. ठीक है, दे डोंट ईट वेरी मच. इसके बाद भी कह रहा है हिज मोस्ट परसुएसिव, मतलब उसने बताना शुरू करा प्लांट्स के बारे में, फिर सबसे परसुएसिव आर्ग्यूमेंट कब आया? जब उसने ये करके दिखाया. तो करेक्ट आंसर आपका बी वाला होगा. नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है. नेक्स्ट आइए. In China there is no man in the moon. They are exchanged. They are exchanged. अब जैसे प्रोनाउन है दे, क्या एक्सचेंज होता है आपको ये समझना. बिटवीन फ्रेंड्स while children receive toy pagodas made of clay. These cakes are circular or symbolize the full moon. ये वाले केक्स. ठीक है. Instead there is a toad in the moon as well as rabbits and a goddess. ठीक. All these appears as decorations on moon cakes baked to celebrate the moon's birthday in September. ठीक है, all these appear as a decorations. all these क्या क्या सब कुछ मुझे बताओ. हम कह रहे हैं all these appears as decorations on moon cakes. क्या क्या ऐसा होता होगा? ठीक, देखो, instead there is a toad in the moon as well as moon rabbits and a goddess. ये सब कुछ है. ठीक है, और ये सब कुछ कहाँ सजा दिए जाते हैं? केक के ऊपर. तो आर के बाद आपका एस स्टेटमेंट होगा. आर के बाद एस यहाँ है, यहाँ आर के तुरंत बाद ऐसे, यहाँ भी आर के बाद ऐसा, और यहाँ भी आर के बाद ऐसे. ठीक है, देख रहे हो, एक लिंक मिला, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया. ठीक, आगे देखते हैं. तो हमने कहा, अब हम कह रहे हैं ऑल दीज अपीयर्स ए डेकोरेशन ऑन मून केक्स बेक्ड टू सेलिब्रेट द मून्स बर्थडे इन सेप्टेम्बर. दीज केक्स आर सर्कुलर टू सिंबलाइज द फुल मून. और ये जो केक्स होते हैं ना, ये सर्कुलर होते हैं. तो आर के बाद एस होगा, और एस में जो कहा गया है ना कि अपीयर किए जाते हैं डेकोरेशन की तरह सेलिब्रेट करने के लिए, ये सारे के सारे केक कैसे होते हैं बेटा? सर्कुलर होते हैं. ठीक है, सर्कुलर होते हैं. तो क्यों क्या कह रहा है? दीज केक्स आर सर्कुलर टू सिंबलाइज द फुल मून. और पी कहता है दे आर एक्सचेंज्ड, और इन्हें दीज केक्स के लिए क्या लिखा? दे आर एक्सचेंज बिटवीन फ्रेंड्स व्हाइल चिल्ड्रन रिसीव टॉय पगोडास मेड ऑफ क्ले. द बर्थडे मार्क द एंड ऑफ द हार्वेस्ट व्हेन डेट्स आर मीन्ट टू बी सेटल्ड. तो करेक्ट आंसर आपका थर्ड वाला होगा. तो इसमें हमें एक चीज़ समझ आई, जो हमारा लिंक था आरएस वाला वो काम तो कर गया, लेकिन उतना नहीं काम किया जितना हम चाहते हैं, एकदम क्लैरिटी के साथ.
लेकिन हम उसमें देख रहे हैं कि एस के बाद में क्यों आएगा, क्योंकि जिन केक्स की बात उसमें की गई है ना कि ऑल दीज अपीयर्स, उसके बारे में क्यों में बताएगी दीज केक्स आर सर्कुलर टू सिंबलाइज द फुल मून। ये गोल बनाए जाते हैं और ये सिंबलाइज करते हैं फुल मून को। ठीक है, नेक्स्ट आइए। Fighting a fight demands a lot of strength and endurance. The breathing unit may weigh as much as 25 kilograms. The protective clothing and fighter wears will weight about 10 kilograms. The firefighters will normally wear an oxygen mask and carry an oxygen tank. Apart from these, he will have to carry the hose and other tools. The weight of the hose and other tools our firefighter carries will be around 50 kilograms. बताइए क्या आंसर होगा, करो बेटा। इसमें तो कोई एक चीज तो लिखी है ना, अपार्ट फ्रॉम दीज ही विल हैव टू कैरी द होज एंड अदर टूल्स, द वेट ऑफ द होज एंड अदर टूल्स। ये जो लिखा गया देखो ये इसमें डिस्कस्ड है, यानी कि एस वाला लास्ट होगा, ये मिल गया आंसर। एग्जाम में ऐसा चांस ले सकते हो, नहीं ले सकते, बस ये बता दो। अगर आप एग्जाम में ऐसा चांस ले सकते हो तो आंसर मिल गया। अगर ये कि नहीं सर कंफर्म होना है तो मुझे चांस तो मिल गया, यहाँ इसी को कंफर्म कर लो। क्यों, क्या कहता है, फाइटिंग अ फाइट डिमांड्स अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस। द प्रोटेक्टिव क्लोथिंग द फायर फाइटर वियर्स विल वेट अबाउट 10 किलोग्राम, 10 किलोग्राम की होती है। द फायर फाइटर विल नॉर्मली वियर एन ऑक्सीजन मास्क एंड कैरी एन ऑक्सीजन टैंक। ठीक है, जो पी में लिखा गया द ब्रीदिंग यूनिट में वेट एज मच एज 25 किलोग्राम्स, जो ब्रीदिंग यूनिट है वो इतनी बड़ी होती है। उसके बाद एस बता दिया तो करेक्ट आंसर आपका सेकंड वाला होगा। तो पहले हमने लिया चांस और फिर हमने लिया एक्सप्लेनेशन। ठीक, नेक्स्ट आइए। We were taking tea at the Ratna tea stall. We found a tourist bus which had just rammed into a tamarind tree on the roadside. We rushed out of the tea stall. We helped the passengers to get out of the bus. Suddenly we heard a loud noise followed by a cry for help. We informed the hospital and also the police about accident. ठीक है, अब मुझे इतना समझ आ गया कि हम तो बैठे थे ना, पहले हमने आवाज़ सुनी होगी तभी हम बाहर निकले होंगे। क्लियर है, आवाज़ सुनी, वी रस्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, हम टी स्टॉल से बाहर आ गए। सडनली वी हियर, सुनने के बाद ही तो आए होंगे, सोच के देखो भाई, सुनने के बाद ही तो बाहर आए होंगे। तो सुना किस में गया, एस वाले में, बाहर कब आए, क्यू वाले में। तो एस के बाद क्यू होगा, एस के बाद क्यू यहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, यहाँ है। ठीक है, पी से वी फाउंड अ टूरिस्ट बस विच हैड, ये तो तब मिली ना जब बाहर निकले, तो इसका मतलब ये आंसर शुरू हुआ ही नहीं। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ये वाला। देखो हमने कहा कि सडनली वी हियर द लाउड नॉइज फॉलोड बाई क्राई फॉर हेल्प। ठीक है, क्यों क्या था, वी रस्ड आउट ऑफ द टी स्टॉल, हम बाहर आ गए। पी कह रहा है वी फाउंड, हमने ऐसा पाया, और सडनली उसके बाद क्या, वी हैव द पैसेंजर्स टू गेट आउट ऑफ द बस, और आगे इन्फॉर्म कर दिया। तो आर वाला लास्ट हो गया, आपका करेक्ट आंसर बन गया। तो एक लिंक हमें इतना आइडिया दे देता है कि हमें यहाँ आंसर मार्क करना है। अगर मेरे पास एग्जाम में टाइम नहीं है, मतलब टाइम खत्म हो रहा है, एग्जाम में दो ही चीज़ है, या तो छोड़ो या आंख बंद करके चांस लो, ये एक होता है आंख खोल के चांस लो, 50-50 वाला। तो अगर मुझे मिल गया कि ये हो सकता है तो मैंने आंसर मार्क कर दिया, इसका मतलब मैं सोच समझ के आंसर मार्क करो। अगर टाइम है तो मैं उसको पूरा पढ़ के कंफर्म भी कर सकता हूँ कि यही आंसर है। ठीक है, तो ऐसा करना चाहिए पैराजम्बल्ट के साथ में। मैं यही सजेस्ट करूँगा कि प्रैक्टिस जरूर करना, प्रैक्टिस करने से और बेहतर आपके होते चले जाएंगे। आपको प्रैक्टिस में एक बात का ध्यान रखना है कि आप बस लिंक ढूंढने की कोशिश करो। आइडियाज़ में कोई लिंक है, ग्रामर का कोई लिंक है, कोई ना कोई लिंक जरूर होगा, एंड यू हैव टू फोकस ऑन द लिंक्स ओनली। ठीक है, जितना आप लिंक के ऊपर फोकस करेंगे उतना आप अच्छा क्वेश्चन ब्रेक कर पाएंगे। और इसमें यही ट्रिक लगानी होती है, बाकी कोई ट्रिक नहीं लगानी है। लिंक को आइडेंटिफाई करने के लिए बहुत सारी बातें हैं कि हमने प्रोनाउन वाला, टाइम वाला, या एडवर्ब वाला, या आइडिया वाला, कौन सा लिंक हमने आइडेंटिफाई किया है। और थोड़ा सा ऑप्शंस को देखने का तरीका भी सोचो कि PQRS और ये सब दिखा जाता है ना, तो ऑप्शंस लिखे कैसे गए, हमेशा किस वर्ड से ज़्यादा शुरू हैं, दो हिस्से हैं तो 50-50 हो गया, किस पे लास्ट हो रहा है। तो आइडियाज़ मिलेंगे, बट मिलेगा कब, प्रैक्टिस से। तो प्रैक्टिस करनी है, कम से कम 50-100 क्वेश्चन के प्रैक्टिस कर लो। 50 क्वेश्चन तो कम से कम प्रैक्टिस करो, आपको आइडिया समझ आ जाएगा कैसे करना है। ओके, तो ये था बच्चों आपका सेशन। जितने बच्चे चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, हिट द बेल आइकन सो यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑन टाइम। और आपके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं
डिजिटल वेंचर्स एप्लीकेशन पे, जिसे आप आज ही डाउनलोड कर लेंगे प्ले स्टोर से। 99 रुपीज़ में आपको इंग्लिश ग्रामर का कोर्स मिल जाता, वोकैब का कोर्स मिल जाता है, सॉरी। आप वोकैब में यदि आपको प्रॉब्लम आती है, वर्ड मीनिंग हमने उसमें एग्जाम्पल्स दिए हैं, पिक्चर समझाई है, तो आप वोकैब वहाँ से कर सकते हैं। साथ के साथ बात आती है और सारी चीज़ों को लेके, इंग्लिश का आपके लिए कंप्लीट कोर्स भी अवेलेबल है 999 में ओनली। अगर आप इंग्लिश ही सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो 999 में कोर्स है। कोर्स के साथ आपको मिलते हैं सारी वीडियोस मिलेंगी, साथ के साथ आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे। और वो झंझट खत्म हो चुका है कि अगर कोर्स बीच में रह गया, कोर्स पूरा कराया नहीं कराया, सब कुछ रिकॉर्डेड है। 100% कोर्स आपको मिलेगा, जब चाहो जितनी बार चाहो देखो, बार बार देखो और कितनी बार भी देखो। नेक्स्ट बच्चों, आपके लिए जो CDS के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं आपको बता दूं 2026 के लिए बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, फाउंडेशन बैचेस। आराम से तैयारी करो क्योंकि 800 घंटे का बैच है, 550 घंटे का बैच है OTA के लिए। तो आराम से बैठ के पढ़ो, तैयारी करो, बहुत सारा समय आपको डिवोट करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। 2025 वाले बच्चों के लिए रिवीजन कोर्सेज है, ये ज्वाइन कर सकते हैं। और जो बच्चे स्पेशली कोई कोर्स लेना चाहते हैं उनके लिए कैप्सूल कोर्सेज भी हैं, जैसे पॉलिटी का कैप्सूल कोर्स है, इंग्लिश का कैप्सूल कोर्स है, मैथ्स का कैप्सूल कोर्स है, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, एनवायरनमेंट का, आर्ट एंड कल्चर का, ये सारे कैप्सूल कोर्सेज आपके लिए हैं। सारी टेस्ट सीरीज आपके लिए अवेलेबल हैं। उससे अलग आप देख सकते हैं हैंड रिटन नोट्स बाय टॉपर्स, ये भी आपके लिए अवेलेबल हैं। तो ये सब आपको मिलता है डिजिटल वेंचर्स पे। आप सब लोग, एक चीज़ की गुजारिश रहती है आप सबसे कि क्लासेस के बारे में जैसे भी आपके रिव्यूज़ हैं, जो आप पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास के बारे में जो रिव्यू है वो तो लिखा ही करो, अच्छा भी लिखो, बुरा भी लिखो, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि सब कुछ यही बढ़िया है, हम ही बेस्ट हैं, ठीक है, हम बेहतर होने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तो कमेंट्स में ये लिखो और दूसरा सबके साथ शेयर कर दिया करो। और ये टॉपिक जो मैंने अभी पढ़ा है, ये भी मुझे किसी बच्चे ने कहा है कि सर मुझे ये वाली प्रैक्टिस चाहिए। तो आपको जो प्रैक्टिस चाहिए आप मुझे बताते जाओ, मुझे सिर्फ पढ़ाना और आपको पढ़ाना, और मैं चाहता हूँ कि हम वही पढ़ें जो आप पढ़ना चाहते हैं। तो हमें पढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करने के लिए, हैंड रिटन नोट्स आपके लिए, ये सब आपको मिल जाता है डिजिटल वेंचर्स पे। स्टडी प्लानर्स हैं, स्ट्रक्चर्ड वीडियो कोर्सेज हैं, मॉक टेस्ट हैं, और 7800099699 ये हमारा नंबर है, आप कॉल कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम आप यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और स्टे कनेक्टेड विद अस, बेटा हमारे साथ कनेक्टेड रहें, और कॉल करें 7800099699 पे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, स्टे ट्यून्ड विद अस।